हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के अध्याय 2 के बारे में, जो कि है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। तो फ्रेंड्स, आपने 9th के क्लास में आपने अम्ल क्षार के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। तो फ्रेंड, अब हम जो 10th में आ चुके हैं, तो अम्ल क्षार और क्या होता है और क्षार क्या होते हैं और साथ ही लवण क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल आखिर होता क्या है। तो हम वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल क्षार होता है ये हमारी डेली लाइफ में वैसे हम यूज़ इसको करते ही हैं। तो आप जैसे जैसे इस अध्याय को पढ़ते जाओगे आपको अम्ल क्षार और हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले अम्ल क्षार के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अम्ल के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फ्रेंड्स। आप अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, इसके बारे में आप हेडिंग डाल लीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अम्ल किसको कहेंगे, ये एसिड क्या होता है, ठीक है। तो अम्ल को ही हम एसिड बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, आपने सुना ही होगा, तेज़ाब। तेज़ाब का मतलब भी क्या होता है, अम्ल ही होता है। तो अम्ल होता क्या है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे आपने दही को देखा होगा, दही को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का उसको अम्ल कह सकते हैं, क्योंकि वो स्वाद में खट्टा होता है। तो हमारे आसपास में कई सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं जो खट्टे होते हैं, या कई सारे लिक्विड ऐसे होते हैं जिसको हम पीते हैं, वो भी क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो वो सभी चीज़ें क्या होती है, एक प्रकार की एसिड ही हैं, वो एक प्रकार का क्या है, अम्ल ही हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि अम्ल क्या है, तो आपको सीधा ये जवाब दे देना है कि जो भी पदार्थ क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं, अम्ल कह देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखते हैं अम्ल के कुछ गुण के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अम्ल हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। इसी तरह जो अम्ल का दूसरा एक गुण होता है पीएच मान, ठीक है। जो पीएच मान होगा जिस पदार्थ का 7 से कम होगा, ठीक है। जिस भी पदार्थ का जो पीएच मान है वो 7 से कम होगा, उसे भी हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ये पीएच क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से डिफाइन किए हैं हमारे सेकंड पार्ट के वीडियो में। तो आप हमारे जब सेकंड पार्ट देखोगे, इसी अध्याय का जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, तो उसमें आपको पीएच के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि जिस भी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है, वो अम्ल की श्रेणी में आएगा। उसी तरह से अम्ल का एक और गुण होता है कि अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। तो फ्रेंड्स, जो भी पदार्थ क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दे, लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है, कलर को चेंज कर देता है लिटमस पेपर का, नीले से क्या कर दे, लाल में कर दे, तो उस पदार्थ को भी हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो अम्ल का सिंपल सा डेफिनेशन यही है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो 7 से कम पीएच रखता है, और उसके बाद जो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, उन्हीं पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, अम्ल कह देते हैं। तो इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब अगर हम देखें, कुछ उदाहरण के तौर पे देखें, तो उदाहरण में हम कई सारे वैसे तो अम्ल को देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल सोर्सेस कौन कौन सा है अम्ल का। तो सबसे पहले हम इसमें उदाहरण में कुछ प्राकृतिक स्रोत वाले प्राकृतिक अम्ल की बात करते हैं, या प्राकृतिक स्रोत से जो हमको प्राप्त होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक स्रोत से हमें कौन कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आपने नींबू देखा होगा, नींबू, ठीक है। जो नींबू एक फ्रूट होता है, इस नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो इस नींबू में हमेशा याद रखना आप, इस नींबू में सिट्रिक अम्ल होगा। नींबू में कौन सा अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल। उसी तरह से दूसरे नंबर अगर हम बात करें, तो जो आप इमली यूज़ करते हो, आप जानते हो कि इमली जो होता है वो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। तो इमली में भी कौन सा अम्ल होना चाहिए, इमली में जो अम्ल होगा उसका नाम है टार्टरिक अम्ल, उसका नाम होता है टार्टरिक अम्ल। उसी तरह से आपने अगर सेब को देखोगे, तो सेब भी एक प्रकार का अम्ल ही है, ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक
अम्ल। आप साथ ही साथ नोट भी करते रहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और अम्ल की बात करें तो अगर मैं यहाँ अमरूद की बात करूँ तो अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? अमरूद में पाया जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो ये होगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक। तो इस तरह से उदाहरण में वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी है जो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो 10th में इतना ही कम से कम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ और भी अम्ल की बात कर लेते हैं उसी तरह से। खैर ये नेचुरल सोर्सेज से हमको नहीं मिलेगा, लेकिन आप याद रखिए HCl, HCl का मतलब क्या होता है? इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी तरह से H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और उसी तरह से लास्ट है आपका HNO3। फ्रेंड्स आप देखते जाइए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर चाहो तो कॉपी पे आप डायरेक्ट सीधा सीधा आप लिखते भी जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये होगा आपका नाइट्रिक अम्ल होगा। इस तरह से अम्ल के बारे में आपको कम से कम इतनी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, काफ़ी है इतना जानकारी 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अम्ल का कौन कौन सा गुण होता है और अम्ल को हम का उदाहरण का क्या क्या होता है और प्राकृतिक स्रोत से हमें कौन कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। इस तरह से इतना आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप उसको नोट कीजिए अपने कॉपी पे। फ्रेंड्स तो जैसे अभी हमने देखा अम्ल क्या होता है, उसके कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, उसी तरह से अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्षार के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए क्षार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। जैसे हम अम्ल को एसिड कहते थे, उसी तरह से क्षार को हम क्या कह रहे हैं? बेस कह रहे हैं। इसका एक और नाम भी होता है, आपने सुना होगा, भस्म। क्षार को हम भस्म के नाम से भी जानते हैं। आप सिंपली अपने आसपास देख सकते हो जो राख होती है, उस राख भी एक प्रकार का क्या होता है? बेस ही होता है। तो आप राख को भी बेस समझ सकते हो, क्षार समझ सकते हो। तो अब फिर से जानते हैं क्षार क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी हम इसके गुण की बात करेंगे। लगभग ज़्यादा डिफिकल्ट गुण है नहीं इसका। जैसे अम्ल क्या होता था? स्वाद में खट्टा होता था, याद रखिए यह स्वाद में तीखा होगा, स्वाद में तीखा होता है, ठीक है। उसी तरह से इसका जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, pH मान 7 से अधिक होता है। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये क्या कर देगा? ये उल्टा लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ क्षार की भी है, सबसे सरल प्रॉपर्टीज़ है, ये आप अच्छे से याद रखिए। उसी तरह से अब हम इसमें भी इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण आपको पते होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला और अच्छा एग्जाम्पल तो है आपका चूना। चूना में कौन सा अम्ल, कौन सा क्षार होगा? तो चूना में होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH2। इसी तरह से एक होता है आपका प्रति अम्ल के नाम से जाना जाता है, प्रति अम्ल, वो होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है आपका प्रति अम्ल के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ और अम्ल आप देख सकते हो, ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है। उसी तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है, ठीक है। नाम भी आप इसके साथ साथ नोट करते हैं। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये फ्रेंड्स तो जो अगर हम बात करें, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, जो भी एक प्रकार का क्या होता है? क्षार ही होता है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ NaHCO3। ये आपका क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं और ये एक प्रकार का क्या होता है? खाने का सोडा। इसे हम इस नाम से जानते हैं, ये किचन में हम यूज़ भी करते हैं इसको, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक प्रकार का क्षार होगा। उसी तरह से एक होता है सोडियम कार्बोनेट। ये आपका कौन सा होता है? ये वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, जो कपड़े धोने का सोडा होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कपड़े धोने का सोडा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जान सकते हो कि ये भी क्या प्रकार, एक प्रकार के क्या होते हैं? क्षार होते हैं,
तो क्षार में भी इतना एग्जाम्पल काफ़ी होता है, आपको जानकारी रहना चाहिए इतने का। तो इस तरह से हमने देखा कि अम्ल क्या था और क्षार क्या था। अब हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार को आखिर हम कैसे उसको निर्धारित करते हैं, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे उसके बारे में। तो फ्रेंड्स हमने जान लिया था कि अम्ल और क्षार आखिर होते क्या हैं। अब हम देखेंगे कि हम अम्ल और क्षार को आखिर कैसे पता कर सकते हैं, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उस पदार्थ को हम सूचक के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सूचक क्या है। फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में हम इंडिकेटर का नाम कहते हैं। इंडिकेटर, जो इंडिकेटर होता है यही आपका, इसको हम सूचक के नाम से जानते हैं वैसे तो, ठीक है। तो ये सूचक क्या होगा, ऐसे पदार्थ होंगे जो क्या करते हो, अम्ल और क्षार को पहचानने में हमारी मदद करते हो। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। और ये सूचक फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है, हम इसको 2 टाइप्स में बांट देते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और दूसरी तरह से हम यहाँ क्या बोलेंगे, एक होगा आपका कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक का क्या मतलब होगा कि जो हमें प्रकृति से सीधे ही प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक का नाम देते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आप इसकी जगह पे हल्दी का यूज़ कर सकते हो। जो हल्दी होता है हमारा, वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। उसी तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि जो गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल का फूल, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। उसी तरह से आप कनेर के फूल को यूज़ कर सकते हो, कनेर का फूल, ठीक है। तो ये इन सब का जो रस होता है, कनेर के फूल का रस या गुड़हल के फूल का रस, आपका हल्दी हो गया, ठीक है ना। या फिर आप देख सकते हो कि जो आपका लाल बंधा गोभी जो होता है, इसका भी रस यूज़ कर सकते हो आप। तो इन सभी चीज़ों के रस से आप देखोगे जब आप प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके, तो इन सभी का जो रस होता है अम्ल से रिएक्ट करके अलग रंग, जबकि क्षार से रिएक्ट करके अलग रंग देता है। इस तरह से ये प्राकृतिक सूचक का काम करते हैं। मतलब अम्ल और क्षार को अलग करने, पहचानने के लिए इसका यूज़ हम क्या करते हैं, जो कि इसीलिए हम इसको प्रकृति में डायरेक्ट हमको ये मिल जाता है पेड़ पौधों से, इसलिए हम इसको प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत रखते हैं। जबकि कृत्रिम सूचक या जो प्रयोगशाला में यूज़ होने वाला सूचक कौन सा होता है, ठीक है। तो जो प्रयोगशाला में यूज़ होता है ऐसे सूचक को भी देख लेते हैं हम। तो ये क्या होता है, इसमें हम सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होता है वो होता है आपका फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, तो फिनोफ्थलीन भी एक प्रकार का सूचक होता है जो कि क्या करता है, अगर अम्ल में आप फिनोफ्थलीन को मिलाते हो तो अम्ल के साथ ये क्या देगा, कोई भी रंग नहीं देता, जबकि क्षार के साथ ये क्रिया करके क्या देता है, गुलाबी रंग देता है। तो इस तरह से आप अम्ल और क्षार को आसानी से पहचान सकते हो। इसी तरह से एक दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज ये भी एक प्रकार का सूचक है, मतलब केमिकल है कह सकते हो, और इससे भी आपको अम्ल और क्षार को पहचानने में मदद मिलती है। जैसे अगर आप इसको अम्ल के साथ क्रिया कराते हो तो ये ब्लड जैसा, जैसे खून जैसा लाल रंग देगा, लाल रंग देगा, जबकि क्षार के साथ ये कोई भी रंग नहीं देता। तो इस तरह से ये कृत्रिम सूचक कहला जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आराम से इसको क्या कर सकते हो, अम्ल और क्षार को अलग करने के लिए, पहचानने के लिए हम इन सूचकों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप घर में हैं, घर में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आपके पास ये सब उपलब्ध ना हो, तो आप नेचुरल सोर्सेज जो हैं उसकी सहायता से आप आराम से ये काम कर सकते हो। उसी तरह से यदि आप लैब में करना चाहते हो तो लैब में ये आसानी से प्रोवाइड होता है, इसकी सहायता से भी आप प्रैक्टिकल अपना कर सकते हो। तो इस तरह से हमने अम्ल क्षार क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, और इंडिकेटर क्या होता है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम आगे देखते हैं अम्ल और क्षार के कुछ थोड़े से रासायनिक गुणों के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में। हमने देख लिया भौतिक गुण क्या होते हैं, वो तो हमने देख लिया शुरू में। अब हम देखेंगे कि अम्ल में कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। तो सबसे पहले जो पहला रासायनिक गुण होता है ये क्या होगा, अगर हम अम्ल को धातु से क्रिया कराएंगे तो धातु से क्रिया करके ये क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे अगर मैंने एक अम्ल ले लिया, मान लीजिए हमने HCl एक अम्ल होता है जिसको हमने नाम दिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl को यदि मान लीजिए हम रिएक्ट करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं कोई धातु जैसे जिंक से, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड आपको देगा। और उसी तरह से
यहाँ क्या दे सकता है, ये साथ में आपका हाइड्रोजन गैस देगा। ये तीर का निशान क्या होता है, कभी भी गैस को प्रदर्शित करने के लिए हम तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये एक प्रकार का गुण हो गया। उसी प्रकार से जो दूसरा गुण होता है वो क्या होता है, जैसे अगर आप मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हो, सोडियम कार्बोनेट से यदि आप रिएक्ट करवाते हो तो क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा होता है, इसको अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ आप देख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का सोडियम क्लोराइड नमक भी होता है, नमक का ही सूत्र है ये। और उसके अलावा यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2HCl, उसके बाद आ जाएगा आपका H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि जब सोडियम कार्बोनेट को आप अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल का अणु हमें प्राप्त होता है। और तीसरा, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले, तीसरे रासायनिक गुण की बात कर ले, तो जब इसको हम क्षार से क्रिया कराते हैं, कोई भी क्षार से, तो जैसे आप देख सकते हो HCl एक अम्ल है और NaCl NaOH एक क्या है, क्षार है। तो कभी भी अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। ये देख सकते हो आप, NaCl एक प्रकार का लवण होता है, सॉल्ट होता है, और वाटर या जल का मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस तरह से 3 गुण होते हैं, कम से कम 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपको काफ़ी है कि अम्ल के रासायनिक गुण, ये तीनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया की भी कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन हो जाता है और लवण बना के देता है और जल का एक अणु देता है। इस तरह से तो ये अम्ल के रासायनिक गुण थे। रासायनिक गुणों के बाद हम आगे देखेंगे क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में कि क्षार के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। तो सबसे पहला, फिर से वही हम क्या करते हैं, धातु से यदि अब जैसे अम्ल को क्रिया कराए थे वैसे ही क्षार में हमने NaOH ले लिया, तो इसको फिर से हम कोई धातु जैसे हम जिंक एक धातु होता है उससे रिएक्ट कराते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ क्या होगा, सोडियम जिंकेट हमको प्राप्त होगा, Na2ZnO2। इस तरह से सोडियम जिंकेट इसका नाम होता है, सोडियम जिंकेट, ये एक केमिकल है, ये हमको प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह से हमें आगे चल के हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है, ये भी हमें आगे चल के हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अम्ल भी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही देता था। दूसरे नंबर में हमने लिख दिया कि किसी अगर हम अधातु ऑक्साइड से यदि क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, जैसे हमने क्षार में NaOH ले लिया और इसको हम कोई अधातु ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, तो ये हमें क्या देगा। ठीक है, तो अधातु ऑक्साइड क्या है, अधातु एक सल्फर एक अधातु है और इसका ऑक्साइड कहलाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो इसकी जब अभिक्रिया हम कराते हैं इसके साथ, तो हमें सोडियम सल्फाइड, इसका नाम होता है सोडियम सल्फाइड हमें मिलता है। और साथ में हमें एक H2O का मॉलिक्यूल, जल मतलब ये क्या होता है, जल H2O जल का एक अणु हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से जो तीसरा था, फिर से वही अम्ल और क्षार को आपस में रिएक्ट कराइए। तो अगर आप क्षार को यदि अम्ल से अभिक्रिया कराते हो, हम इसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। कभी भी याद रखना, अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो उदासीनीकरण की क्रिया होती है जिसमें लवण और जल बनता है। तो सेम टू सेम फिर से हमने क्षार लिया NaOH और क्या लिया, HCl अम्ल लिया, ये अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है आपका। दोनों में उदासीनीकरण अभिक्रिया होने से क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है और जल बनता है, जल का एक अणु बनेगा। तो ये वाला तो बिल्कुल सेम है दोनों में। ठीक है, बाकी इनमें भी कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, इसको आप आराम से समझ सकते हो। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप चाहो तो इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा अम्ल क्षार के गुण, रासायनिक गुण और एक इंडिकेटर, जो स्पेशली इंडिकेटर होता क्या है उसके बारे में। हमारे सेकेंड पार्ट में हम pH वैल्यू क्या होता है, pH का कौन सा जैविक महत्व होता है हमारे डेली लाइफ में, आयनीकरण क्या होती है, बाकी अध्याय के जो जितने भी टॉपिक बचे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला वीडियो देखने के बाद आप सेकेंड वीडियो को भी देखिए ताकि आपको अच्छे से पूरा अध्याय समझ में आ जाए। और इसी तरह से विज्ञान के समस्त वीडियो को पाने के लिए 10वीं का हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें 10th साइंस या 10th विज्ञान के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना लिया है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
इसी तरह से वीडियो को और भी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पे आपके नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और हमारे चैनल को अपने सभी दोस्तों पे शेयर कीजिए।